हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका हमारे फिजिक्स के चौथे लेक्चर में। ठीक है, आज लेक्चर चौथा है हमारा और कल हम बहुत सारी बातों को जाने थे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने दर्पण के बारे में बेसिकली पढ़ा था, तो दर्पण के बारे में क्या पढ़ा था आज थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। कल जो है हम लोग मिरर यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ा था। दर्पण के बारे में क्या पढ़ा था? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3। बेसिकली दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा दर्पण होता है? पहला हमारा होता है समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है हमारा? गोलीय दर्पण। और तीसरा हमारा क्या होता है? परावलयीय दर्पण। बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों दर्पण है वो गोलीय दर्पण का ही रूप है। कहेंगे क्या, कैसे? तो कैसे वो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये तीनों कैसे गोलीय दर्पण का ही रूप है। पहला चलते हैं समतल दर्पण। हाँ, इसको बताइए कैसे ये गोलीय दर्पण से बना है, कैसे उसका रूप है। तो जो समतल दर्पण है ये इस तरह से रहता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका बाएं तरफ जो है परावर्तक सतह रहता है और दाएं तरफ कलई किया हुआ रहता है। ठीक, वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो है ऑप्टिक्स का नियम है कि प्रकाशिकी का ये नियम होता है कि दर्पण के सामने हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी वस्तु, हमेशा दाईं ओर कभी नहीं। दाईं ओर क्या किया रहता है? कलई किया हुआ रहता है। तो ये जो समतल दर्पण है, मान लीजिए बहुत बड़ा एक गोला है, बहुत बड़ा एक गोला है। मान लीजिए ये तो छोटा सा गोला है, बहुत बड़ा एक गोला है। उसमें से अगर देखा जाए तो अगर मैं यहां से ये इसे हटा देता हूं, ये सिर्फ छोटा सा एक भाग आपको शायद दिख रहा होगा, इतना अगर मैं छोड़ दूं तो कोई अगर इसको देखकर बता सकता है कि ये पहले एक बड़ा सा गोला था? देखकर बताएगा? कोई भी बोलेगा कि ये एक सीधी रेखा है, एक लाइन है। तो मान लेते हैं कि वो जो बड़ा सा एक गोला मैंने बनाया था वो एक दर्पण था और उस दर्पण का एक छोटा सा भाग ये है। तो ये जो समतल दर्पण है, मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा गोलीय दर्पण है और बहुत बड़ा गोलीय दर्पण में से ये दर्पण निकला है। ठीक, तो ये भी आखिरकार क्या है? गोलीय दर्पण ही है। गोलीय दर्पण है तो जब गोल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, क्योंकि अगर वृत्त रहता है तो वृत्त का रेडियस होता है। मैथ में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कि वृत्त जो होता है उसका सेंटर होता है और सेंटर होने के बाद उसका एक रेडियस होता है। ये कॉमन चीज है, आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो ये जो गोला है गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का कहीं ना कहीं एक रेडियस होगा। तो मानते हैं कि ये बहुत बड़ा सा गोला है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा गोला है। हम लोग को धरती जो है फ्लैट क्यों नजर आती है? कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा उतना नहीं है उससे अगर पूछेगा कि धरती कैसी है, बोलेगा चपटी है। या आप लोग खुद भी देख सकते होंगे कि जो जमीन आप लोग देखते हैं वो सारा चपटा रहता है, लेकिन धरती क्या चपटी है? नहीं, गोल है। लेकिन वो इतनी बड़ी है कि जो छोटा सा हम लोग पॉइंट देख रहे हैं उसका 1-2 किलोमीटर देख रहे हैं, वो हमें समतल दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। तो वही चीज ये है कि एक बहुत बड़ा गोलीय दर्पण है जिसका हम लोग छोटा सा भाग देख रहे हैं जो हमें समतल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि ये समतल दर्पण है, एक सीधा है, लेकिन वो भी गोला का ही एक भाग है, छोटा सा भाग है। ठीक, तो उस बड़ा सा गोला का मान लेते हैं कि रेडियस क्या होगा। तो उतना बड़ा गोला से ये दर्पण निकला है तो उसका रेडियस तो अनंत में होगा। क्यों? उतना बड़ा नापेगा कोई? कितना बड़ा गोला है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो उसका रेडियस जो है क्या है? अनंत। तो समतल दर्पण का जो रेडियस होता है वो अनंत होता है। समझ गए? और आपको मैं शॉर्ट में अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जो रेडियस है वो फोकस दूरी से 2 गुना होता है। यानी कि फोकस जो होता है दर्पण का वो रेडियस का आधा होता है। ये भी कह सकते हैं कि फोकस जो दूरी होता है, जो फोकस होता है
वो रेडियस का आधा होता है। ठीक, इस बात को तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन छोटा सा पॉइंट अभी ये जान लीजिए, जो रेडियस है वो फोकस का 2 गुना होता है। तो रेडियस यहाँ पे अनंत है। ठीक, तो यहाँ पर इसका फोकस क्या होगा, तो किसी भी दर्पण का जो है फोकस क्या होता है, उसका रेडियस का आधा होता है, तो यानी कि यहां होगा। तो वो अनंत उसका रेडियस था। ठीक, और उसका फोकस जब हमको निकालना है तो अनंत में से अगर भागा देंगे 2 को तो क्या आ जाएगा, 0, अनंत, यानी कि उसका फोकस भी अनंत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समतल दर्पण का जो फोकस है वो क्या है, अनंत है। ठीक, इतना तक क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा नंबर का हम लोग जो दर्पण है वो है गोलीय दर्पण। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा परावलयी दर्पण के बारे में जान लेते हैं। परावलयी दर्पण बेसिकली हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये कैसा होता है उसको सिर्फ जान लेते हैं, उसका फिगर कैसा होता है, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। परावलयी दर्पण जो है वो भी गोला से बना होता है, गोलीय दर्पण से बना होता है। कैसे, ये देखिए परावलयी दर्पण देखिए कैसा होता है। ये हो गया आपका एक गोलीय दर्पण, ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। और परावलय की आकृति कैसी रहती है, कुछ ऐसी रहती है परावलय की आकृति। आप लोग पढ़े होंगे शायद इसको 9th में मिला होगा या फिर प्रीवियस क्लास में मिला होगा, लेकिन नहीं पढ़े तो मैं बताता हूं कि परावलय की आकृति ऐसी होती है। तो परावलयिक जो दर्पण होता है वो इस तरीका से होता है। ये हो गया आपका परावलयिक दर्पण, और इसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है, इधर से कलई किया हुआ है। ये भी बेसिकली 2 तरह का होता है, और एक भाग ऐसा रहता है, ऐसा, जिसका नीचे वाला भाग जो है कलई किया हुआ रहता है। ये आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये वाला जो परावलयी दर्पण है कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। कहीं कहीं पुलिस का छावनी जो लगा रहता है, जैसा पुलिस स्टेशन होता है कभी कभी, तो उसके बाहर आप लोग देखे होंगे कि एक बड़ा सा एक दर्पण लगा रहता है, जिसका सतह जो है आगे से उभरा हुआ रहता है। इतना बड़ा दर्पण रहता है और उसका सतह आगे से उभरा हुआ रहता है। यही दर्पण रहता है, वो बेसिकली यही वाला दर्पण यूज किया जाता है, उसमें परावलयी दर्पण यूज किया जाता है। ठीक, इतना तक समझ गए। इसके बारे में इतना काफी है, इससे ज्यादा मत जानिए। अब हम लोग चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। और जो दूसरा हमारा दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। इतना तो सब लोग जानते होंगे, इतना फिलहाल आप लोग जान रहे होंगे। कल की क्लास भी मैंने बताया था, अगर कल की क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और जो अवतल दर्पण है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉनकेव मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं भाई, तो वैसा दर्पण जो किसी गोला का या किसी बड़ा सा मतलब गोला का भाग होता है या टुकड़ा होता है, वैसा दर्पण जो किसी बड़ा सा गोला का भाग या टुकड़ा होता है। अब जैसे उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, तो ये भी किसी गोला का भाग ही है, पूरा गोला तो नहीं है, गोलीय दर्पण का भाग है। देखिए कैसे, इधर मैं बनाता हूं उत्तल और उधर बनाऊंगा अवतल। चलिए, तो इधर हम बनाते हैं उत्तल दर्पण।
तो सबसे पहले हम एक गोला ले लेते हैं, ये मानते हैं एक गोलीय दर्पण, इसका बीच से हम हटाते हैं और थोड़ा साइड से भी, और इसका दायां भाग कलई किया रहता है। दर्पण का किस साइड कलई किया हुआ रहता है? तो दर्पण का दायां जो भाग है वो कलई किया हुआ रहता है, और जो बायां भाग है उसका वो परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। इस बात को हमेशा नोट कर लीजिएगा कि उसका दाहिना भाग भी हमेशा कलई किया हुआ रहता है। और वस्तु किधर रखेंगे हम लोग? हमेशा बाईं ओर। किसके बाईं ओर? तो दर्पण के बाईं ओर। तो इधर कलई किधर किया रहेगा? इधर। ये क्या हो गया हमारा? उत्तल दर्पण। तो इसे देखकर हम लोग क्या समझ रहे हैं? उससे पहले हम लोग थोड़ा अवतल दर्पण का ही बना लेते हैं। अवतल दर्पण, अब यहां पे भी एक गोला बनाएंगे। बाहर चला गया क्या? नहीं, चलिए थोड़ा सा बनाते हैं। ये गोला बना लेते हैं, ठीक। और इसको यहां से हटा देते हैं। गोला इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए कि ये गोलीय दर्पण का ही भाग है। और इसका कौन सा भाग कलई किया हुआ रहेगा? इधर वाला ना, बिल्कुल गलत, इधर वाला दायां भाग, ठीक ना। बायां भाग तो क्या रहेगा? परावर्तक सतह रहेगा। दाहिना भाग इसका कलई किया हुआ रहेगा। कोई भी आप दर्पण उठा लीजिए, उसका दाहिना भाग ही हमेशा कलई किया हुआ मिलेगा। कलई किया हुआ रहता है दाहिना भाग, और बायां भाग क्या रहता है? परावर्तक सतह। इतना तक हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो उत्तल दर्पण हम लोग देख रहे हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस बायां वाला भाग, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। देखिए यहां पर दिख रहा है, उभरा हुआ है। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। ये वाला जो सतह है ये उभरा हुआ आप लोग को नजर आ रहा है। इधर वाला ये जो परावर्तक सतह है ये उभरा हुआ है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसको उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या? अंदर की ओर झुका हुआ रहता है, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो परावर्तक सतह है इसका ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अब हम लोग जानते हैं, समझते हैं इसको कि जो ये दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, ये दोनों किस दर्पण से किससे बना है? तो एक गोलीय दर्पण से बना है, गोला से बना है। तो गोला है तो कहीं ना कहीं उसका एक रेडियस होगा, कहीं ना कहीं उसका एक सेंटर होगा, और उसका फोकस दूरी भी होगा। अभी फोकस दूरी मैंने क्या बताया था कि हमारा फोकस दूरी F बराबर रेडियस का आधा, ये मैंने अभी बताया, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, आगे मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल इसको याद रखिए कि जो रेडियस होता है उसका आधा होता है क्या? फोकस दूरी, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, कहीं ना कहीं इसका रेडियस होगा। क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो ये एक गोला से बना है, यही गोला था जो अभी हम मिटाए थे, इसी गोला से ये बना था अवतल दर्पण। इसका गोला का एक सेंटर है ये, ठीक है। और इस गोला का ये सेंटर जो है वही अवतल दर्पण का सेंटर कहलाता है, जिसको कि वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब होता है वक्रता और केंद्र का सेंटर, ठीक। तो सेंटर को जो गोला का जो सेंटर होता है वही किसका सेंटर होता है? अवतल दर्पण का। और सेम वही कंडीशन इसमें भी होता है, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। क्या? ये भी एक बना है गोलीय दर्पण से, ये भी एक गोला से बना है, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा? एक सेंटर होगा।
तो ये सेंटर जो है इसमें कहलाता है, इसमें भी वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है भैया, ये हो गया क्या सेंटर किसका, ये अवतल दर्पण का, और ये किसका उत्तल दर्पण का। तो ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है उसका वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो सिंपल सी भाषा में कि वह गोलीय दर्पण ये गोलीय दर्पण है जिस खोखले गोले से बना होता है। ये खोखला गोला से बना है, तभी ना यहां से हम हटा दिए तो इसका इधर परावर्तक सतह था और इधर क्या है इसका कलय किया हुआ है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना रहता है उसका सेंटर, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया। फिर से देखिए फिगर को देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना रहता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके लिए भी यही डिफिनीशन होगा और सेम डिफिनीशन उत्तल दर्पण में भी होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनता है उसका केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जो है यहां पर इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं r, कुछ भी मान सकते हैं। और इसके मध्य में हम लोग सेंटर में एक बिंदु डाल देते हैं। ठीक है, वो क्या है भाई बिंदु आप क्यों डालें वो भी मैं बताता हूं। इसको कहते हैं पोल, इंग्लिश में कहते हैं पोल और हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या है अब उसको मैं बताता हूं, इधर मैं लिख देता हूं। इसको क्या कहते हैं पोल यानी कि ध्रुव। ये दर्पण हो गया और इसके मध्य में मैंने क्या डाला है बिंदु। और ये कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से पहले ये क्या है एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण में डाले गए मध्य बिंदु को क्या कहते हैं पोल यानी ध्रुव। और ध्रुव को जानते हैं किससे सूचित करते हैं P से, और वक्रता केंद्र को C से। सेंटर तो C, पोल तो P। इतना तक समझ गए। इसमें भी वही चीज होगा कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को पोल कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे की कंडीशन को देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये C और P को जो है मिला देते हैं। मिला दिए, लीजिए यहां से यहां मिला दिए, वहां से वहां मिला दिए। चलिए अब तो ये नया चीज बन गया। अब ये क्या है कोई बताएगा क्या है। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये, जी हाँ, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव। एक बार फिर से इधर समझ लीजिए, वहां नहीं समझे यहां समझिए, यहां समझ गए वहां समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में सेंटर पोल सब एक ही समान एक ही कंडीशन में रहते हैं। भले ही जगह उनका अलग होगा, उनका डायरेक्शन अलग होगा, डायरेक्शन भी मैं आगे बताऊंगा, साइन कन्वेंशन उनका अलग होगा, लेकिन जो कंडीशन होगा, जिस कंडीशन से वो उसमें बन रहा है वही कंडीशन अप्लाई होगा इसमें, उसी कंडीशन से इसमें बनेगा। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होता है वो कहता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। इतना तक क्लियर हो गया। इसमें हम लोग क्या पढ़े सेंटर पढ़े, फिर क्या पढ़े पोल पढ़े, फिर क्या पढ़े मुख्य अक्ष पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि रेडियस, अभी हम लोग रेडियस का बात कर रहे थे। रेडियस किसे कहते हैं, तो रेडियस सब लोग जानते हैं कि ये गोला है, सेंटर से ये पोल, सेंटर और पोल जो मिल रहा है इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, और इसके बीच की जो दूरी रहती है ये कहलाती है रेडियस। R से सूचित करेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे क्या, तो इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या,
यानी कि खोखले गोले से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बनता है उस खोखला गोला के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं एक बार इस फिगर में भी हम लोग समझ लेंगे। तो वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण ये क्या है, सबसे पहले क्या है, उत्तल दर्पण से होने से पहले ये एक गोलीय दर्पण है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है कि उत्तल दर्पण से पहले ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, कोई भी एक लड़का होता है उसका एक नाम होता है, मान लीजिए कि मेरा नाम ऋषभ है, तो ऋषभ होने से पहले हम एक लड़का हैं। ठीक, और अगर हम किसी बाहर तरीका से अगर पूछा जाए कि तुम क्या हो, तो सबसे पहले हम एक लड़का हैं, हम एक आदमी हैं, इंसान है, जानवर नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही बात को आप यहाँ पे रखिए कि उत्तल दर्पण होने से पहले ये एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उस खोखले गोले का त्रिज्या, किसका त्रिज्या, खोखला गोला का त्रिज्या क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल सही, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से, जो ये मान लीजिए वृत्त है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो सेंटर से ये वृत्त को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेडियस। तो वही होगा कि सेंटर से पोल को छूने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी कि कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना तक समझ गए। अब हम लोग इसमें कुछ बात और है उसको भी सीखते हैं। हाँ, तो यहां पर मैंने बात किया क्या, फोकस का, फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी का एक बहुत ही साधारण सा डिफिनीशन है जिसको मैं बताता हूं। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा भर गया है, इसको पहले साफ करते हैं। यहाँ मिटा दिए, इसको छोड़ दिए ताकि आप लोग देख पाइएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, इधर से भी हटा। तो क्या मैं बताने वाला हूं, जी हाँ, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है उसको हम लोग जानते हैं। इधर हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण, और यहां बना लेते हैं अवतल दर्पण। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर बना लेते हैं इसको यहां पे। और दर्पण का हमेशा दाएं वाला साइड जो है वो कलई किया हुआ रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग हमेशा। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर बना लेते हैं बीच में। ये हो गया हमारा उत्तल, उत्तल क्या, दर्पण, और ये हो गया अवतल, अवतल क्या, दर्पण। ठीक, इतना तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो हम लोग इसमें आज क्या जानेंगे, पहला मुख्य फोकस और दूसरा फोकस दूरी। दो चीज अभी बचा हुआ है, और तीसरा आसान चीज है उसको मैं बता दूंगा थोड़ा लास्ट में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको डिफिनीशन के तौर पर कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल, ऐसा होता है पैरेलल जो कहीं पे भी काटता नहीं एक दूसरा को। मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है कि वहां पे काट रही है, वो बिंदु जो है मुख्य फोकस कहलाती है। तो समझ नहीं आया, नहीं आया, फिगर देखिए अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये है हमारा उत्तल दर्पण, और यहां पे क्या है हमारा, इसका क्या है, पोल। ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, इसको हम लोग मुख्य अक्ष शॉर्ट में लिखते हैं इसको।
अक्ष लिख देते हैं, समझ लीजिएगा आप लोग कि मुख्य अक्ष है। ठीक, यहाँ क्या है, पी, पोल दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है हमारा, सेंटर। इतना चीज हम लोग जाने ना, सेंटर है, पोल है, और क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसके बीच की दूरी जो है रेडियस है। ठीक, अब हम लोग का जो मुख्य फोकस है वो क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन कहाँ होगी, परावर्तक सतह पर, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है कि काट रही है, उसको क्या कहते हैं, उसका उस दर्पण का मुख्य फोकस। तो यहाँ पर जब ये प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ से टकराने के बाद इधर की ओर चली जाएगी। अब बताइए कि कहीं मुख्य अक्ष को काटेगी, इधर कहीं भी ले जाएंगे आगे आगे आगे, मुख्य अक्ष तो इधर है, इधर अगर हम मुख्य अक्ष को बढ़ाते हैं तो ये इधर जाएगी, और ये जाते जा रही है ऊपर, तो इधर कभी काटेगी, तो रियल में कभी नहीं काटेगी। अब हमको देखना होगा कि काटती नहीं है, तो हम देखने आए कि दर्पण के पीछे क्या काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो दर्पण के पीछे ले जाएंगे, इधर इसके सीधे में। तो देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे काट रही है। तो ये जो बिंदु है ये कहलाता है मुख्य फोकस, और इसे एफ, बड़ा एफ से सूचित करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, बड़ा एफ से सूचित करते हैं मुख्य फोकस को। क्या चीज को, मुख्य फोकस, फोकस इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल फोकस। ठीक, और जो फोकस दूरी है उसको छोटा एफ, याद रखिएगा, बड़ा एफ से मुख्य फोकस, छोटा एफ से फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो रहता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। देखिए क्लियर हो गया, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस दूरी। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण में, देखते हैं कि मुख्य फोकस कहां बनता है। तो इसमें भी हम लोग मुख्य अक्ष ले लेंगे, यहाँ पे होल बना लेंगे, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर होगा आप लोग को। उसके बाद क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी जो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर की ओर लौटेगी, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। और ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच, फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहां तक आप लोग क्लियर है? नहीं क्लियर है, थोड़ा सा बैक हो जाइए, फिर से देखिए कि किसे कहते हैं, इसमें भी देखिए क्लियर हो जाएगा। यहां तक हमारा क्लियर हो गया, इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग का आज का लास्ट जो टॉपिक है उसको मैं बताता हूँ, बहुत छोटा है। वो होता है दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण की बेसिकली जो चौड़ाई होती है उसको द्वारक कहते हैं। ये जो इसका है ना, ये द्वारक है, इसका चौड़ाई जो है ये द्वारक है, एक्स और वाई द्वारक है। इसमें एक्स और वाई जो है द्वारक है, इसका कोई यूज नहीं है, बस पूछता है कि द्वारक किसे कहते हैं, तो आप लोग को लिख देना है, बता देना है कि जो दर्पण का चौड़ाई होता है उसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो आज हम लोग क्या क्या समझे, वक्रता त्रिज्या को समझे, मुख्य अक्ष को समझे, वक्रता केंद्र को समझे, ध्रुव को समझे, मुख्य फोकस को समझे और फोकस दूरी एफ को समझे। ठीक, इतना तक बात को क्लियर होगा। कल हमारा टॉपिक इससे आगे रहेगा कि इसमें प्रतिबिंब ये सब कैसे बनता है, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। और हाँ, कोई भी डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।